हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका परीक्षा मंथन विद नवनीत के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, यूपी ट्रिपल एस सी पेट की परीक्षा होने वाली है और इसके लिए जो घटना चक्र की मेन गाइड आती है, इसको हम लोग जो पीडीएफ के माध्यम से मैं आपको बताता जाऊंगा, एक एक लाइन पढ़ता जाऊंगा, क्लियर करता जाऊंगा और जो भी उसके पीछे छुपे कॉन्सेप्ट होंगे उन कॉन्सेप्ट को बताता जाऊँगा। अगर आप इस पूरे वीडियो सीरीज़ को देख लेते हैं, पूरी घटना चक्र किताब पढ़ रहे थे, निश्चित ही आपको यूपी ट्रिपल एस सी पेट में सफलता प्राप्त करने में कोई कठिनाई नहीं होगी। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। ये मेरा पहला लेक्चर है जिसमें मैं भारतीय इतिहास आरंभ कर रहा हूँ। इस इतिहास आरंभ करने में जो भी आपको कठिनाइयाँ समझ में आएंगी, जो भी प्रश्न आपको क्लियर नहीं होंगे, जिसमें डाउट होंगे, आप इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर मुझे लिख के बताइएगा। मैं अगले वीडियो में उस चीज़ को पहले करेक्ट करने की कोशिश करूँगा, फिर आगे बढ़ूँगा। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। भारतीय इतिहास को वैसे तो 3 भागों में बांटा गया है, एक प्राचीन इतिहास, एक मध्यकालीन इतिहास और एक आधुनिक इतिहास। तो हम आज पहले डिस्कशन करेंगे प्राचीन इतिहास में। तो जो प्राचीन इतिहास का जो पहला टॉपिक है वो है सिंधु घाटी की सभ्यता। आप देख सकते हैं कि सिंधु घाटी की सभ्यता जो है, इसमें पशुपालन का प्रारंभ जो हुआ मध्यपाल, जो भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जो फैक्ट है, जो मैं बताता जाऊंगा आपको। पशुपालन का जो प्रारंभ है वो मध्य पाषाण काल में हुआ था। आप देख सकते हैं पशुपालन के साक्ष्य जो है भारत में आदमगढ़, होशंगाबाद मध्य प्रदेश में तथा बागोर, भीलवाड़ा राजस्थान से प्राप्त हुए। डायरेक्ट आप उससे पूछ सकता है कि इसमें से किस जगह पे पशुपालन के साक्ष्य मिले थे। ऑप्शन में आपको आदमगढ़ हो सकता है, ऑप्शन में आपको महदहा हो सकता है, ऑप्शन में चन्नू दड़ो, आलमगीरपुर हो सकता है। तो उसमें आपको आंसर देना है आदमगढ़। आदमगढ़ कहाँ पड़ता है? होशंगाबाद मध्य प्रदेश में और बागोर भीलवाड़ा राजस्थान में। इसके बाद है कि मध्य पाषाणकालीन महदहा जो प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश में पड़ता है, वहाँ से हड्डी एवं सिंह के उपकरण प्राप्त हुए। पूछता है कि हड्डी एवं सिंह के उपकरण कहाँ से प्राप्त हुए, तो ये महदहा प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश। देखिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि उत्तर प्रदेश का जगह है प्रतापगढ़, इसलिए उत्तर प्रदेश की परीक्षा में पूछने की ज़्यादा संभावनाएं रहेंगी। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य जो है मध्य प्रदेश के पश्चिमी नर्मदा क्षेत्र से मिला है। नर्मदा क्षेत्र की खोज वर्ष 1982 में की गई थी। मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल बुर्ज होम जम्मू कश्मीर से प्राप्त हुआ। गर्त आवास के साक्ष्य बुर्ज होम से प्राप्त हुए। आगे है कि बुर्ज होम पुरा स्थल की खोज 1935 में डी टेरा एवं पीटरसन ने की थी। सर्वप्रथम खाद्यान्नों का उत्पादन नवपाषाण काल में आरंभ हुआ। बलूचिस्तान के कच्छ मैदान स्थित मेहरगढ़ में सर्वप्रथम प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिले। जो इंपॉर्टेंट है मैं उसको बताता जाऊँगा। ये इंपॉर्टेंट है कि बलूचिस्तान के कच्छ मैदान स्थित मेहरगढ़ से सर्वप्रथम प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिले। चाल कोलिथिक युग को ताम्रपाषाणी युग के नाम से भी जाना जाता है। नवदा टोली मध्य प्रदेश की एक महत्वपूर्ण ताम्रपाषाणी पुरास्थल है जो खारगोन जिले में स्थित है। नवदा टोली का उत्खनन एच.डी. संकालिया ने किया था। नवपाषाणकालीन पुरास्थल से राख के टीले मिले। कर्नाटक में मैसूर के पास वेल्लारी जनपद में स्थित संगन कल्लू नामक स्थान से प्राप्त हुए थे। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आप देख सकते हैं गेरू वर्ल्डी गैरिक मृदभान पात्र जिसको ओसीपी बोला गया के साक्ष्य हस्तिनापुर में अतरंजी खेड़ा। ये भी दोनों उत्तर प्रदेश के स्थान है, इसलिए इन दोनों को आपको याद रखना पड़ेगा, हस्तिनापुर और अतरंजी खेड़ा। आगे बढ़ के देख लेते हैं। आगे है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्कृति मंत्रालय के अधीन एक विभाग है और इसमें भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के बारे में पूछ सकता है कि ये किसके अधीन आता है, तो ये संस्कृति मंत्रालय के अधीन आता है। आप देख सकते हैं एक चार्ट है कि सिंधु घाटी के प्रमुख स्थल एवं उत्खननकर्ता कौन है। इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट है, जैसे हड़प्पा दयाराम साहनी ने 1921 में किया गया था, पहला सिंधु घाटी स्थल है। इसके बाद मोहनजोदड़ो जो कि सबसे बड़ा सिंधु घाटी स्थल है, इसको राखलदास बनर्जी ने 1922 में किया था। ध्यान दीजिएगा ये दोनों स्थान अभी पाकिस्तान में हैं। इसके बाद है रोपड़, ये यज्ञदत्त शर्मा ने किया था। इसके बाद लोथल, ये एस.आर. राव ने किया था 1954 से 1955 में। फिर है कालीबंगा का वी लाल, आप देख सकते हैं इंपॉर्टेंट। रंगपुर एस.एन. वत्स, चन्नूधड़ो एन.जी. मजूमदार, सुरकोतला जे.पी. जोशी, बनावली आर.एस. विस्ट, आलमगीरपुर यज्ञदत्त शर्मा, कोट दीजी फजल अहमद खान, सुखदा गिडोर आर.एल. स्टाइन, मांडा जे.पी. जोशी, बालाकोट जॉर्ज एफ. डेल्स, धौलावीरा जे.पी. जोशी, मिताथल सूरज भान। इसी तरीके से यहाँ पे है राखीगढ़ी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, चूँकि सबसे बड़ा, ध्यान दीजिएगा इसको, सबसे बड़ा आज के डेट में हड़प्पा कालीन स्थल में राखीगढ़ी का नाम आता है। भारत में सर्वप्रथम 1861 में अलेक्जेंडर कनिंघम को पुरातत्व सर्वेक्षण के रूप में नियुक्त किया गया था। तो 1861 में अलेक्जेंडर कनिंघम को पुरातत्व सर्वेक्षण के रूप में नियुक्त किया गया था। लॉर्ड कर्जन के समय 1901 में इसे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के रूप में केंद्रीकृत कर जॉन मार्शल को इसका प्रथम महानिदेशक। अगर देखिए पूछ देगा कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का पिता या सर्वेक्षक कौन है, तो वो अलेक्जेंडर कनिंघम हो जाएगा।
पूछ देगा कि किसके समय में इसको केंद्रीकृत किया गया था, तो लॉर्ड कर्जन के समय किया गया था। कब किया गया था? 1901 में। फिर पूछेगा कि इसका महानिदेशक कौन था, तो जॉन मार्शल थे। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, जिसका नाम बदल के इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कर दिया गया, ये भोपाल मध्य प्रदेश में स्थित है। सैंधव सभ्यता आद्य ऐतिहासिक काल की सभ्यता है। पुरातात्विक साक्ष्यों से अलग अलग काल में पाए गए मृदभांड ही सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व का सिद्ध करते हैं। काले रंग की आकृतियों से चित्रित लाल मृदभांड जहां हड़प्पा सभ्यता की विशेषता है, वही धूसर में चित्रित धूसर मृदभांड जो बाद में है आर्यों संबंधित माने गए। आप देख सकते हैं हड़प्पाकालीन नदियों के किनारे बसे शहर, ये भी बार बार पूछे जाते हैं प्रश्न। इसमें हड़प्पा जो है रावी नदी किनारे है, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी किनारे, रोपड़ सतलज नदी किनारे है, कालीबंगा घग्गर नदी किनारे, लोथल भोगवा नदी किनारे, सुक्ता गिडोर जो है दास नदी के किनारे है। आप देख सकते हैं यहाँ पे चार्ट है। आलमगीरपुर जो है हिंडन नदी, सुतका को सादिको, रंगपुर भादर, कोटदीजी सिंधु, उड़ाल सरस्वती नदी, चन्हूदड़ो सिंधु, बनावली सरस्वती, मांडा चिनाब, भगवानपुरा सरस्वती, दैमाबाद प्रवरा नदी, आमरी सिंधु नदी, राखीगढ़ी घग्गर नदी। आज के आगे देख सकते सिंधु घाटी नगरीय सभ्यता, जबकि वैदिक सभ्यता ग्रामीण। पूछता है कि सिंधु घाटी सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी, तो ये एक विकसित नगरीय सभ्यता हुआ करती थी। फिर आगे पुरातात्विक खुदाई हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत है। इसके बाद हड़प्पा वासियों को तांबा, कांसा, स्वर्ण और चांदी की जानकारी थी। तांबा, कांसा, स्वर्ण और चांदी, हो सकता है आपसे ऐसा प्रश्न पूछ ले कि हड़प्पा वासियों को किस धातु की जानकारी नहीं थी। उसमें ऑप्शन में तांबा, कांसा, स्वर्ण और लोहा। तो आपको पता है लोहा वैदिक काल में खोजा गया था, तो इसलिए ये आंसर हो जाएगा इसका कि लोहा जो है इसकी जानकारी नहीं थी। किसकी जानकारी थी भैया? तांबे की थी, कांसे की थी, सोने की थी और चांदी की थी। प्रारंभिक हड़प्पा सभ्यता में पैर से चालित चाक का प्रयोग किया गया। परिपक्व हड़प्पा के दौर में हाथ से चलित चाकों का प्रयोग किया जाने लगा था। मूर्ति पूजा का प्रारंभ भी पूर्व आर्य काल से ही माना। पूर्व आर्य काल बोलने का मतलब हड़प्पा सभ्यता समझिएगा। हड़प्पा संस्कृति की मुहर्रे एवं टेराकोटा कलाकृतियों में गाय का चित्रण नहीं मिलता है, जबकि हाथी, गैंडा, बाघ, हिरन, भेड़ा आदि का अंकन मिलता है। हड़प्पा सभ्यता के स्थलों से खंभात की खाड़ी के निकट स्थित लोथल से गोदीबाड़ा के साक्ष्य मिले हैं। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी किनारे स्थित कालीबंगा से जोते हुए खेत के साक्ष्य मिले। बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, पूछता है जोते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले थे, तो कालीबंगा से। गुजरात के धौलीवीरा से हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख मिला है। हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित बनावली से पकी मीट की बनी हुई हल को प्रतिकृति मिली है। सैंधव सभ्यता के महान स्नानागार के साक्ष्य मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। सैंधव सभ्यता कांस्ययुगीन सभ्यता थी, यहाँ के लोग लोहे से परिचित नहीं थे। राखीगढ़ी हरियाणा के हिसार जिले में घग्गर नदी पर स्थित है। राखीगढ़ी स्थल की खोज वर्ष 1969 में सूरज भान ने की थी। आपने ऊपर चार्ट में भी देखा था इस चीज़ को। मोहनजोदड़ो और चन्हूदड़ो दोनों सिंध प्रांत में तथा सुरकोतड़ा गुजरात में स्थित है। रंगपुर गुजरात के कठियावाड़ प्रायद्वीप में भादर नदी के किनारे स्थित है, पास स्थित है। रंगपुर गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में स्थित है। रंगपुर में धान की भूसी के ढेर। पूछता है धान की भूसी सर्वप्रथम कहाँ मिली थी, तो रंगपुर में मिली थी। रंगपुर की खुदाई कब हुई थी? 1953 से 54 में ए रंगनाथ राव ने की थी। रंगपुर से प्राक हड़प्पा, हड़प्पा और उत्तर हड़प्पा कालीन सभ्यता के साक्ष्य मिले। रंगपुर से कच्ची ईंट के दुर्ग, नालियाँ, मृदभांड मिले हैं। इसके बाद है कि दघेरी एक परावर्ती पुरास्थल है जो पंजाब प्रांत के लुधियाना जिले में गोविंदगढ़ के पास स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार उत्तर में झेलम नदी के पूर्वी तट से दक्षिण में यमुना की सहायक नदी हिंडन के तट तक मानी जाती है। सिंधु घाटी के लोग पशुपति शिवा की पूजा करते थे। इसका प्रमाण मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मुहर भी है जिस पर योगी की आकृति बनी है। उस योगी की दाईं ओर बाघ और हाथी और बाईं ओर गैंडा और भैंसा है। योगी के सिर पर एक त्रिशूल जैसा आभूषण है तथा इसके 3 मुख हैं। मार्शल महोदय ने रुद्र शिव से संबंधित किया है इसे। फिर आगे है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक सर जॉन मार्शल के निर्देश पर 1921 में दयाराम साहनी ने पंजाब के तत्कालीन मोंटगोमरी संप्रति साहिवाल जिले में रावी नदी के बाएं तट पर स्थित हड़प्पा के टीले की खुदाई की थी। वर्ष 1922 में राखलदास बनर्जी ने सिंध प्रांत के लरकाना जिले में सिंधु नदी के दाहिने तट पर स्थित मोहनजोदड़ो के टीलों का पता लगाया था। सर्वप्रथम मानव द्वारा तांबा धातु का प्रयोग किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम मानव द्वारा किस धातु का प्रयोग किया गया, तो तांबा। इसी में टीन मिलाकर क्या बनाया गया था, कांसा। वस्त्रों के लिए कपास का उत्पादन सर्वप्रथम भारत में किया गया। सिंधु घाटी में कपास के उत्पादन का प्रमाण मिला है। मोहनजोदड़ो के उत्खनन में कपास के सूत की प्राप्ति की गई थी।
मोहनजोदड़ो से कुबड़ वाले बैल की आकृति वाली मोहर भी प्राप्त हुई थी। बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, सारे जगह से प्रश्न बनते हैं। सिंधु सभ्यता की मोहरों पर सर्वाधिक अंकन एक श्रृंगीय बैलों का है और उसके बाद जो है कुबड़ वाले बैलों का है। तो चलिए ये आपका समझ में आ रहा है आपको। ये हम प्राचीन इतिहास की बात कर रहे हैं जिसमें हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता को पढ़ रहे हैं। कालीबंगा की मृण पट्टिका पर एक और दोहरे सिंह वाले देवता का अंकन है। दूसरी ओर बकरी को दिखाया जाता है जिसे एक पुरुष ला रहा था। हिंदू सभ्यता में मातृ देवी की उपासना सर्वाधिक प्रचलित है। देखिए पूछता है कि सिंधु सभ्यता में किसकी सबसे ज़्यादा पूजा की जाती थी, तो मातृ देवी की पूजा की जाती थी। मिस्र की सभ्यता का विकास जो है नील नदी की द्रोणी में हुआ। मिस्र को नील नदी का उपहार कहा जाता है क्योंकि इसी नदी के अभाव में यह भूभाग रेगिस्तान होता। अगर ये मिस्र में नील नदी नहीं होती, देखिए आपको एक चीज़ याद रखना है कि जो भी सभ्यताएं विकसित हुई हैं वो किसी न किसी नदियों के किनारे ही विकसित हुई। इसका प्रमुख कारण यह भी है कि जो प्राचीन काल के लोग थे उनका मुख्य जो आपका जीवन यापन था वो या तो कृषि था या तो पशुपालन था। तो आप बताइए कृषि के लिए सिंचाई की ज़रूरत है, पानी की ज़रूरत है, ना ट्यूबवेल है, ना कुआं है आपके पास, ना किसी प्रकार की अन्य व्यवस्था है। तो प्राकृतिक स्रोत ही तो हो सकता है। तो आप नदियों के किनारे बसेंगे तभी तो आप कम से कम खेतों में सिंचाई कर सकते हैं। तो नदियों का किनारे बसने का एक प्रमुख कारण यह भी था। दूसरा यह है कि अगर आप पशुपालन पे ध्यान देते हैं तो पशुपालन के लिए भी गायों के लिए चारा रखना पड़ेगा, तो चारा के लिए फिर से किसी सिंचाई की ज़रूरत है। साथ ही साथ उनको पानी पिलाने के लिए या खुद के लिए पानी पीना जो है कि प्रमुख चीज़ है। तो इन सब चीज़ों के लिए जो है कि ज़रूरत थी हमारी, कि इसी यही कारण है कि नदियों किनारे ही सारी सभ्यताएं बसी हैं। और आज भी जो दुनिया के बड़े बड़े शहर आप देखते हैं, भारत के बड़े बड़े शहर देखते हो, कहीं ना कहीं किसी न किसी नदी के किनारे ही बसे हैं। जैसे हम बात कर लें अपने वाराणसी की, तो वाराणसी भी गंगा नदी किनारे बसी है। कानपुर, इलाहाबाद जैसे शहर भी गंगा और यमुना नदी किनारे बसे हुए हैं। दिल्ली देख लीजिए यमुना नदी किनारे, लखनऊ गोमती नगर किनारे। तो इस तरीके से आप एग्जाम्पल ले सकते हैं दुनिया के बड़े बड़े, लंदन थेम्स नदी किनारे। तो जो भी दुनिया के बड़े बड़े शहर आपको दिखते हैं वो ज़्यादातर नदियों के किनारे ही बसे हुए हैं। अब आगे हम बढ़ते हैं। सुमेरिया सभ्यता के लोग प्राचीन विश्व के प्रथम लिपि आविष्कर्ता थे। सुमेरिया की क्यूनिफॉर्म लिपि को समानता प्राचीनतम लिपि। पूछ सकता है सबसे प्राचीनतम लिपि कौन है, तो ये क्यूनिफॉर्म लिपि है। कहाँ की भैया? सुमेरिया की। सिंधु सभ्यता की लिपि कैसी थी? चित्रात्मक थी। यह लिपि दाएं से बाईं ओर लिखी जाती थी। जैसे यहाँ से स्टार्ट करते थे हम लोग लिखना, जैसे हमारी ये कॉपी हो गई तो यहाँ से हम लोग लिखना स्टार्ट करते थे, बाएं आ गए, फिर बाएं से लिखते थे दाएं, फिर दाएं से लिखते थे बाएं, फिर बाएं से लिखते थे दाएं। तो इस प्रकार की हमारी लिपि थी, चित्रात्मक लिपि थी। चित्र बनाते थे हम लोग, उसमें मछली और यू आकार के चित्र सबसे ज़्यादा प्रयोग किए गए थे। इसके बाद है, आप देखते जाइए इसको, प्रमुख धातु एवं प्राप्ति स्थल है। तांबा के बारे में खेतड़ी राजस्थान से मिला था और बलूचिस्तान में भी पाया गया। लाजवर्द बदख्शां अफगानिस्तान से, फिरोज़ा टिन ईरान से, चांदी राजस्थान के जावर नामक जगह और अजमेर के खानों से अफगानिस्तान में ईरान से ही पाया गया। सीसा अफगानिस्तान से पाया गया और शिलाजीत पाए गए हिमालय से। गोमेद पाया गया गुजरात से। तो ये है प्रमुख धातु है, उनके प्राप्ति स्थल हैं। ये था हमारा सिंधु घाटी सभ्यता। आपको कैसा लगा? बहुत ही कम समय में मैंने आपको इन सारी चीज़ों को इलेबोरेट करके बताया, समझाने का प्रयास किया। इसके अलावा अगर आप इस वीडियो को एक बार और पुनः देखते हैं, किताब साथ में रखते हैं, पढ़ते हैं, रीडिंग लगाते हैं, नोट्स बनाते हैं, तो आपको सारी चीज़ें कंठस्थ हो जाएंगी। परीक्षाओं में सीधे इन्हीं लाइनों से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सिंधु सभ्यता से रिलेटेड कोई भी और आपके अंदर कोई प्रॉब्लम हो, कोई क्यूरियोसिटी हो किसी चीज़ को जानने के लिए, तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। इस वीडियो को लाइक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है या कोई सजेशन है तो कमेंट जरूर लिखिएगा। और अगर ऐसी वीडियोज़ की सीरीज आपको पूरी लेनी है और UPSSC पेट में सफलता प्राप्त करनी है सिर्फ एक चैनल, एक वीडियो के माध्यम से, एक वीडियो सीरीज़ के माध्यम से, तो आपको यहाँ से अच्छा कहीं नहीं मिलेगा। मैं इस पूरी गाइड को ख़त्म करूँगा अगले 15 दिनों के अंदर। सारे विषयों को डेली में वीडियोज़ ला कर सारी चीज़ों को ख़त्म करूँगा, स्पष्ट करूँगा। तो आप एक बार पुनः मेरे साथ चलिए, और अगर आपको इस चैनल में बने रहना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।